मोदी रोजगार दो ट्विटर पे जो ट्रेंड कराने की बात हुई है, उस बात का इतना सा मतलब है कि सरकार अब शिक्षाविदों से भी बात करे। सच यार, हमने कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया, अजीबोगरीब बात करता है कि अपने मोहल्ले में नौकरी ढूंढो। क्या नौकरी ढूंढो? मोहल्ले के सारे कुत्तों को पकड़ के और शहर छोड़ के आऊं? ये नौकरी ढूंढूं गांव में? बताइए क्या करूं? अजीब बात कर रहे हैं। प्राइवेट नौकरी खत्म हुई थी तो गवर्नमेंट जॉब में आए थे। बीटेक करके पता चला कोई 8,000 की नौकरी देने वाला नहीं है, क्योंकि देश में उतनी कंपनियां नहीं है। तो मेरी सभी सेलिब्रिटीज से और सभी मीडिया चैनल से आखिरी वार्निंग समझ लीजिए, आप जो समझ लीजिए, ये हमने आपको प्यार देके यहां पहुंचाया है। अगर हम प्यार देना जानते हैं तो नफरत देना भी जानते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने आपकी कुली नंबर 1 को फ्लॉप कर दिया था और किस तरीके से हमने एक सड़क मूवी के ट्रेलर को 10 मिलियन डिसलाइक दे दिए थे। आपको लगेगा कि अरे क्या हो जाएगा इससे, बट आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो आप जीने देंगे नहीं जब तक आप हमारी सुनोगे नहीं। और गलत मांग है नहीं, इतनी सी मांग है। अगर शिक्षित किया है, काहे को आपने इतने कॉलेज खोल दिए थे? काहे को आप सबको ग्रेजुएट करते चले जा रहे थे? आपके पास और कामों के लिए पैसा था क्या? देश में कोई और काम नहीं हो रहा? आप चुनाव में लाखों करोड़ों रुपए खराब कर रहे हैं। दिल्ली में घुसते ही बोर्ड लगा रहता है, केजरीवाल 26,000 करोड़ का हिसाब दो। हजारों बोर्ड दिल्ली में लगे हुए हैं, इसमें पैसा नहीं लगता सरकार का। अबे केजरीवाल तुम्हारा कितना दूर का रिश्तेदार है, उसके घर जाके पूछ लो कि हिसाब दो 26,000 करोड़ का। इस बात को बोर्ड पे लिख के पूछने की जरूरत है? अजीब नौटंकी है तुम्हारी। दिल्ली के अंदर आप घुसेंगे, जब भी घुसेंगे तो हजारों बोर्ड लगे रहते हैं, केजरीवाल हिसाब दो। केजरीवाल तुम्हें हिसाब देगा कि रात को क्या कर रहा है, ये सब हिसाब तुमसे केजरीवाल मांगेगा। और मांगने तो फोन पे मांगो, तुम्हारे पास केजरीवाल का नंबर नहीं है। संसद में मांगो, विधानसभा के सत्र में मांगो। इन सब चीजों में एमसीडी में पैसा लगाने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। ये मैं दिल्ली सरकार से भी कह रहा हूं, डीएसएसबी की नौकरी 2014-15 की पेंडिंग है। एक समस्या है, हलवा समझ के रखा है। चिताएं जलाते हैं अपनी अपने परिवार की, रोटी देने वाला नहीं है कोई माँ बाप को। हर उस एक युवा की आंखों के आंसू से पूछिए जो आज अपने माँ बाप को बूढ़ा होता हुआ देख रहा है और उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। आज 25-26 साल का बालक जो 4 साल से तैयारी कर रहा है बाप के पैसे पे, आज जब वो उनको बूढ़ा होता हुआ देख रहा है तो उसकी आंखों में आंसू के सिवाय कुछ नहीं है। क्या उसकी तमन्ना नहीं थी कि वो अपने माँ बाप को कुछ सुख सुविधा दे सके? बताइए मोदी जी, आपसे पूछता है, युवा पूछता है, भारत नहीं पूछ रहा है। अर्नब नहीं हूं मैं, इनकी फैमिलियां नहीं है, इनका परिवार नहीं है। हम भी विद्यार्थी थे, हमने भी 2012 में प्री दिया था, मेंस दिया था। एक सिंगल सवाल गलत नहीं था। ये सवाल गलत आना तेरे से ही क्यों स्टार्ट हुए? क्योंकि आपको पैसा कमाने के ऑप्शन चाहिए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आईआईएम से बंदे बुला के बिठाए हुए हैं कि कैसे एसएससी में बिना नौकरी दिए पैसा कमाएं। हम इनसे नौकरी मांगने जा रहे हैं, ये हमसे पैसा कमा रहे हैं। कैसे? फॉर्म भरवाएंगे, एग्जाम नहीं लेंगे सालों साल, फिर दूसरा फॉर्म आ जाएगा, फिर एक और फॉर्म भरवाएंगे, फिर क्वेश्चन गलत देके 100 रुपए वसूलेंगे। अलग तरीके की वसूली चल रही है, बट हार नहीं मानेंगे। मोदी जी, ये देश आपका है तो ये हमारा भी है। हमने भी इस मिट्टी में जन्म लिया है, हम भी इस मिट्टी से प्यार करते हैं, हमारे अंदर भी देशभक्ति है। हम भी आपके उन फैसलों का समर्थन करते हैं जो आपने ठीक किए। बट जहां आप गलत हैं तो बोलेगी प्रजा। देख लीजिए क्या कहा था, चाहे अब्दुल कलाम साहब हो, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने में कोई संकोच नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो कलाम साहब भी गलत थे, और इनको गलत कहने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो रुकने वाले हम भी नहीं है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ एसएससी की नहीं है, रेलवे, बैंक, डीएसएसबी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, हर एक एग्जाम की ये समस्या है कि इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अरे करो, लिमिट में करो, 10%, 15% करो। तुम्हारे भी भतीजे, फूफे, चाचा के लड़के हैं, हम कह रहे हैं उनको भी नौकरी दो, बट बाकी तो कुछ फेयर करो हैं? या बाकी की पोस्टें बेचनी है तुम्हें? युवाओं की जवानी पढ़ते पढ़ते निकल रही है और नौकरी नहीं मिल रही। इस तरीके का सिस्टम हो गया है। क्या युवा प्रश्न पूछकर गलती कर रहा है? आज बेरोजगारी चरम पर है, और अगर हमने तेज आवाज में ये कह दिया कि रोजगार दो, उसके बावजूद भी कोई मीडिया चैनल इसको दिखाने को तैयार नहीं है, बल्कि हमें गलत ठहराया जा रहा है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। एक कानून उन मीडिया चैनल्स के लिए भी बना देते जो टाइम पास कर रहे हैं पिछले 4 साल से, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था। टाइम पास पे कोई कानून नहीं बना, और अब आप कह रहे हो कि जाके अपने अपने क्षेत्रों में काम करो, खेती करें। मान लो खेती कर भी लेंगे तो क्या होगा? किसानों के आंदोलन में बैठे होंगे। क्या सिस्टम बना दिया है? यहाँ नौकरियां बिक रही हैं, सब कुछ आपके पास तो डिजिटल है, डिजिटल इंडिया है, फिर भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? फिर क्यों ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में नहीं आ पा रही? जो पेपर लीक हो जा रहे हैं एग्जाम का, 3-3 साल तक पता नहीं चल रहा है। ये सिर्फ एक एग्जाम में नहीं है, ये हर एग्जाम का हाल है। आज अगर युवा रोजगार मांग रहा है तो लोग उसकी काबिलियत पे उंगली उठा रहे हैं। अरे किसने बनाया उसे काबिलियत? किसने दी उसको 10th में 80% और 12th में 90%? मैंने बनाया था ऐसा सिस्टम कि सबके 90% आ जाए। मैंने बनाया था ऐसा पेपर कि सबको 200-200 नंबर आ जाए, और उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होगा। और फिर उसके बाद आप काबिलियत पूछोगे? पीएचडी करके आदमी चपरासी का फॉर्म भर रहा है और आप कह रहे हो कि लोग काबिल नहीं है इस देश में।
और आप कह रहे हैं कि काम से रोजगार मिलता है, मांगने से नहीं। तो आप भी वोट नहीं मांगते, आप भी ये नहीं कहते कि वोट दो मोदी सरकार ही आएगी, अब की बार मोदी सरकार। आपने भी तो वोट मांगा था। अब अगर हम आपसे कह रहे हैं कि हमें हमारा हक वापस दे दो, आपने वोट क्या क्या मांगा था? यही कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप पिछले 8 साल में बता दो अगर आपने 2 करोड़ रोजगार दिए। ये तो रोजगार भी वो गिनवा रहे हैं कि अगर स्किल इंडिया के तहत इन्होंने 4 लोगों को दर्जी बनाना, कपड़ा सिलना सिखा दिया, तो जो लोग दर्जी बन गए वो भी अब रोजगार में गिने जाएंगे, क्योंकि उससे पहले तो देश में दर्जी होते ही नहीं थे। स्किल इंडिया के बाद ही तो देश में दर्जी आए हैं। और मीडिया जो दिन रात सिर्फ सरकार की चाटुकारी कर रही है, इससे लोकतंत्र पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तब लोकतंत्र गड्ढे में नहीं जा रहा, तब लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, तब मीडिया पे कोई कानून नहीं बन सकता। आप अपने चुनाव के रिजल्ट का 40 दिन इंतजार करो। पागल हो जाते हो न्यूज चैनल अगर दिखाएं तो। जब तक एग्जिट पोल पे ही आपकी निगाह रहती है कौन जीत रहा है। अगर आपका रिजल्ट 4 महीने भी पोस्टपोन कर दिया जाए ना, तो दिमाग की दही हो जाएगी आपकी। हम 4-4 साल से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। 2015 में नहीं हुआ घोटाला, 2016 में नहीं हुआ, 17 का पेपर लीक हुआ, 1.5 साल तक मुद्दा चलता रहा, जमीन पे प्रोटेस्ट हुआ, तब जाके ये गुस्सा भड़का है। अब बात रुकेगी नहीं, अब बात थमेगी नहीं। चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो। आपको भी पता होगा जब कोई भर्ती निकलती है तो उसके लिए बजट पहले आवंटित हो जाता है, और ये भर्ती निकलने के बाद उन भर्तियों को 4-4 साल तक टाल देते हैं। आपको पता है कि वो बजट कहां इस्तेमाल होता है? कभी सोचा आपने? भर्ती निकलने से पहले बजट आवंटित हो जाता है। उसके बाद जो उतने लोगों की 4 साल में शिक्षक भर्ती मुश्किल से हुई यूपी में, और उसके बाद 28,000 पद आज भी रिक्त हो गए, वहां कट ऑफ पहले जारी हो जाती है। वहां अलग सिस्टम है, वहां युगांडा के रूल चल रहे हैं कि कट ऑफ पहले ही बता देंगे। यहां कट ऑफ 80% से ऊपर जा रही है एसएससी में। देश का बेड़ा गर्क हो गया सिस्टम में। यह सच बात है। अगर आप गहराई में सोचोगे, आज अगर सभी विद्यार्थी अपने मां बाप को ये बातें बताएं, ये वीडियो सुनाएं, तो उनको भी समझ में आ जाए कि कितना बड़ा गड्ढा हो गया इस एजुकेशन सिस्टम में, जिसको भर पाना मुश्किल है। सरकार जब तक ये सारे बैकलॉग क्लियर नहीं करेगी, जब तक सरकार अपनी पॉलिसी के बारे में नहीं बताएगी कि एजुकेशन सिस्टम पे वो क्या पॉलिसी बना रही है, तब तक ये थमने वाला नहीं है। मोदी रोजगार दो का ट्रेंड का सिर्फ इतना मतलब है कि सरकार को ये चेतावनी दी जा रही है कि हमारे बारे में सोच लो, हमारे बारे में बात करो, हमें बताओ कि आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हो। अभी 4-5 महीने पहले आपने सीईटी की लॉलीपॉप देके हमें थमा दी। आपने बताया सीईटी में क्या करोगे, उसके बाद आपका कोई नोटिफिकेशन आया कि आप सीईटी में क्या करोगे? जब आपको नोटिफिकेशन निकालना होता है अरीना की बात पे, आप 2 मिनट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा जारी कर देती है। आज आपने बताया सीईटी का प्रोसेस क्या होगा। एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जहां आप 7 महीने में सब कुछ क्लियर कर सकते हो कि हम फॉर्म निकालेंगे 2 महीने के अंदर, प्री का एग्जाम लेंगे, उसके 3 महीने के बाद मेंस का एग्जाम लेंगे, और 3 महीने बाद आपका सिलेक्शन फाइनल देके कह देंगे कि 4 महीने बाद ज्वाइनिंग के लिए आ जाना। क्या यह सिस्टम नहीं हो सकता? सन 2000, सुन लो लोग ध्यान से, सन 2018 का रिजल्ट आज तक फाइनल नहीं है। 2017 की सारी ज्वाइनिंग आज तक नहीं हुई, हम 2021 में जी रहे हैं। क्या होगा? आप लास्ट के 6 महीने में आके कहोगे हमने युवाओं के बारे में ये सोचा है। मोदी जी को हम कितना प्यारा मानते हैं, हाउ ही इज लवली, सो क्यूट, कितने प्यार से बात करते हैं। क्या उनको ये प्यार हमारे लिए नहीं दिखता? क्या हमसे कोई वोट बैंक नहीं पड़ेगा? क्या पढ़े लिखे लोग जाके सिस्टम को नहीं सुधारेंगे? क्या आप हमारा भला करेंगे तो हम जाके उन अशिक्षित लोगों को नहीं बताएंगे कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं? आत्मनिर्भर बनो, पहले दिन से आत्मनिर्भर बने। आप कह देते हो कि जो 60 साल से सिस्टम खराब है उसको ठीक होने में वक्त लग रहा है, तो आपको नहीं लगता कि हमें भी आत्मनिर्भर होने में वक्त लगेगा? हम मशीन है, अलार्म सेट किया 6 बजे बज जाएगा। बताइए, हमें भी तो आत्मनिर्भर होने में वक्त लगेगा। अगर मुझे आत्मनिर्भर बनना होगा, मुझे पता होगा सरकारी नौकरी नहीं है, तो मैं 8वीं क्लास करके या 6ठी क्लास करके ही पकौड़े की दुकान खोल लूंगा। क्या दिक्कत है? चाय की दुकान खोल लूंगा, क्या पता मेरी भी किस्मत चमक जाए। बट अब अगर मैंने बीटेक कर लिया, अब अगर मैंने एमबीए कर ली, तब मैं इस चीज में नहीं जा सकता, मैं गांव में जाके खेती नहीं कर सकता। आप मेरी मंसूबों को समझिए, मैं गलत नहीं बोल रहा। आज इस देश के अंदर जितना भी इंजीनियर, एमबीए किया हुआ बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, ग्रेजुएट बच्चा, बीकॉम, बीबीए, इनके बारे में तो मोदी जी सोचना पड़ेगा। इनको सिर्फ एक शब्द में ये कह देना कि आत्मनिर्भर बनो से काम नहीं चलेगा। ये ऑलरेडी पढ़ लिख के बैठे हैं, और जो इनकी आस है, जो इनके सपने हैं, उनको हमें पूरा करना पड़ेगा। हम कराएं तो सही एग्जाम। मान लेते हैं आप कह दो कि सरकार के पास उतनी फंडिंग नहीं है। अच्छा, आज लोग कहते रहते हैं सरकार ने वहां पैसा लगा दिया, आपने घर से लगा दिया। मैं अगर पिछले 3 साल से कमा रहा हूं तो मैंने टैक्स नहीं भरा करोड़ों रुपए। लोगों का टैक्स का पैसा ही तो पहुंच रहा है, और उसको लोगों में बांटने के लिए कह रहे हैं। अपने पैसे को आपके थ्रू बांटने के लिए कह रहे हैं कि अपना कमीशन काट के बांट दो, तो हम गुनहगार हैं, हम गलत हैं। बताइए आप। मोदी जी बहुत प्यार है आपसे, बहुत प्यार है, आपको आइडल मानते हैं। आपके इतनी उम्र में भी इतने यंग दिखने को भी हम लोग कॉपी करते हैं कि कमाल है मोदी जी की एनर्जी, कहां से आती है पता नहीं। तो उसका कुछ तो सम्मान रख लीजिए, 2 बार तो आके बोलिए। देखिए, ये जो हमारी सरकार है, जो भारत सरकार, वो आजकल रोजगार नहीं देती है, वो देती है रोजगार के अवसर। और अवसर वो ऐसे पटकते हैं, ये लो अवसर, ये लो अवसर, और अवसर अक्सर छूट
जाते हैं, लोगों के पल्ले पड़ते नहीं है, और इसमें भी हमारी ही गलती है। जिस तरीके से सरकार का हक है टैक्स कलेक्ट करना, आप टूथब्रश, पेंट, साबुन, एवरीथिंग, सुई से लेके आप जो भी खरीदते हो, आप हर एक चीज पे गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, खाने के बिस्किट तक पे। उसी तरीके से सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को उसके अनुभव के हिसाब से, उसकी एजुकेशन के हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से रोजगार दिया जाए। ये दोनों एक दूसरे की पूरक चीजें हैं। देश की जनता तो सरकार का सहयोग भरपूर कर रही है, जरूरत से ज्यादा टैक्स देने को तैयार है, लेकिन सरकार को जितना रोजगार देने चाहिए उसका 10% भी रोजगार युवाओं को नहीं दे पाई है। तो ये क्या है? ये एक युवा विरोधी सरकार की तरह इसको देखा जाना चाहिए। आप बताओ कि कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी, कोई भी पॉलिटिशियन अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकता है कि मैंने पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर भी 2 करोड़ रोजगार दिए हों? साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो बहुत दूर की है कि पिछले 5 साल में कुल मिलाकर भी 2 करोड़ रोजगार इन्होंने दिए हों। कोई भी नहीं कह सकता। कहते कि हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया बन रहा। भाई डिजिटल तो विश्व बनना है। अफ्रीका में भी इंटरनेट चलता है, नेपाल में भी इंटरनेट चलता है, भूटान में भी इंटरनेट चलता है। हाथ में एंड्रॉइड फोन आ जाना और सस्ता इंटरनेट आ जाना और फेसबुक पे अकाउंट बन जाने को डिजिटल इंडिया कहते हैं। जिस इंडिया में 1 लाख स्टूडेंट का ऑनलाइन एग्जाम एक दिन में नहीं हो सकता, वो काहे का डिजिटल इंडिया है? मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप सबको सारी कहानी पता है, एक स्टूडेंट है मुकेश करके, मुझे उसने बताया कि उसके 200 क्वेश्चन, मतलब 200 के 200 नंबर थे 18 नंबर वाला एग्जाम में। सारे के सारे क्वेश्चन उसने ठीक किए मैथ में। अब पेपर आसान है या मुश्किल है, उस बच्चे की क्या गलती है? अगर उसको 100 क्वेश्चन आपने दिए और 100 के 100 क्वेश्चन उसने सही कर दिए, उसके बावजूद भी आपने उसको क्वालिफाई नहीं कराया, तो उस बच्चे की क्या गलती हुई? इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, जो शासन कर रहे हैं एसएससी के ऊपर, वो शायद इन चीजों को बहुत गहराई से जानते नहीं हैं, या उन्होंने कभी लॉजिकल रीजनिंग पढ़ी नहीं है, या लॉजिकल और तर्क के बारे में उनको ज्ञान ही नहीं है कि बिना तर्क के कुछ भी चीजें उठा के कर देते हैं, और उसके बाद ऐसे बच्चे बहुत बड़ी मात्रा में सफर करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों ने मिलकर ये मुहिम चलाई है, मोदी रोजगार दो। 25 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे सभी बच्चे ट्विटर पर इस ट्वीट को करेंगे और इस हैशटैग को ट्रेंडिंग पर लेके आएंगे। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र इतना है कि जो सरकार में लोग बैठे हैं वो कम से कम बच्चे के दर्द को जान पाए, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि मीडिया आपके दर्द को नहीं दिखाने वाला। जब मीडिया आपकी चीजों को नहीं दिखाएगा तो फिर ये टीचर्स की जिम्मेदारी होती है कि जितनी उनमें ताकत है, जितनी उनमें पहुंच है, उस पहुंच को वो बताए, बच्चों तक उन चीजों को पहुंचाए। जो बाहरी सोशल मीडिया है उस तक इन बातों को पहुंचाए कि बच्चे कितना नुकसान झेल रहे हैं आपकी कुछ गलतियों की वजह से। देश में बहुत बड़ी संख्या युवाओं की है और सरकार भी युवाओं से ही चलनी है, देश भी युवाओं से चलना है, अर्थव्यवस्था भी युवाओं से ही चलनी है। कोरोना टाइम होता है तो मोदी सरकार कहते हैं कि युवाओं की जिम्मेदारी बढ़ गई कि वो देश में सहयोग दे। तो मेरे भाइयों, मेरी सरकारों, कम से कम इतना करो कि इन बच्चों के साथ अन्याय ना हो। हमारी कुछ छोटी छोटी और डिमांडें हैं। पहली डिमांड ये है, एक तो ये आप सबको करना है 25 फरवरी को 11 बजे। दूसरी हमारी डिमांड थी कि नॉर्मलाइजेशन बंद कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो तर्क है, जो आधार है, वो आपको पता ही नहीं है। क्योंकि मुझे जहां तक महसूस होता है कि हिस्ट्री पढ़े हुए लोग अगर ये जानेंगे कि एसएससी में कैसे सिलेक्शन होता है तो बात नहीं बनेगी। और खासकर एक कैडर के ही ऑफिसर आके, जिस कैडर पे आज तक गवर्नमेंट एग्जाम्स का रुझान ही नहीं रहा, उस कैडर के लोग आके अगर शासन करेंगे एसएससी में, तो कभी भी तर्क आधार पर वो यहां पे निरीक्षण नहीं कर सकते, बच्चों का सही रूप से सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो नॉर्मलाइजेशन बंद कर दीजिए। एक ही डेट पे सारे बच्चों का, एटलीस्ट मींस तो एक डेट पे एग्जाम कंडक्ट कराइए, ताकि बच्चों के बीच में ये इश्यू क्रिएट बार बार ना हो। भारत सरकार से प्रार्थना है, एसएससी चेयरमैन साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बच्चे का ध्यान पढ़ने में ही लगाए रखें। वो पढ़ना ही चाहता है, उसको पढ़ाइए। इन चीजों में उसमें मत उलझाइए, चीजें सही रूप से, व्यवस्थित रूप से लेके आइए। इसीलिए तो सरकार आपको तनख्वाह दे रही सर। दूसरी जो डिमांड है वो ये है कि 18 नवंबर वाला जो मींस का एग्जाम है, अगर आप यही चीजें कर रहे हैं तो उसका एग्जाम दोबारा करिए, ताकि उन बच्चों के साथ जो ज्यादती हुई है वो ज्यादती ना हो, या उसका जो भी रेमेडियल सॉल्यूशन ला सकते हैं वो सॉल्यूशन आप लेके आइए।
2018 का फाइनल रिजल्ट जितना जल्दी हो सके 25 फरवरी को शाम को ही आप डिक्लेयर कर दीजिए। वेटिंग लिस्ट हर हाल में होनी चाहिए थी। कल मैं एक न्यूज चैनल एनडीटीवी पे देख रहा था कि जीडी की वैकेंसी निकली एसएससी के थ्रू, शायद 60,000 वैकेंसी निकली। इन्होंने 50,000 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, बाकी 10,000 लोगों को सेलेक्ट नहीं किया। 50,000 ही वैकेंसी फिल की। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बिल्कुल फिट थे, सारी क्राइटेरिया को सेट कर रहे थे, लेकिन पूरी वैकेंसी नहीं ली। वहीं पे जो संबंधित मंत्रालय के मंत्री, उन्होंने कहा कि 1,10,000 वैकेंसी अभी भी खाली पड़ी है जीडी की। तो फिर आप क्या करने जा रहे हैं? आप हर साल एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं निकालते कि जो बच्चे उनमें कोई ज्वाइन नहीं करने लग रहे हैं, वो बच्चे जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो ज्वाइन करें। दूसरी, अगर आपने 60,000 वैकेंसी निकाली है सर, तो कृपया करके उस 60,000 को तो भरिए। आप 420 का काम मत करिए। ये रिक्वेस्ट है आपसे। अगली डिमांड है कि जो बच्चों के साथ जो आयु गणना का जो तरीका है उसको सुधार लीजिए। उन बच्चों की संख्या थोड़ी कम रहती है, इसलिए उसका आंदोलन इतने बड़े स्तर पर नहीं पहुंच पाता। उन बच्चों के साथ ऐसा मत करिए। पता नहीं कितने बच्चे ऐसे होंगे जो डिमोरलाइज हो चुके होंगे और ऐसी स्थितियों में जा चुके होंगे जहां से वापसी लाना उनके लिए, उनको बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। तो मेरी उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, डिप्रेशन जीवन में नहीं लाना। डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ कायर का काम होता है, उस स्तर पर आपको कभी नहीं जाना। मजबूत है होना है, लड़ना है। कोई भी इश्यू होगा हम लोकतांत्रिक तरीके से उस पर लड़ेंगे। गलत किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करना, गलत तरीके से हमें रिप्रेजेंट नहीं करना अपने स्टूडेंट इस आंदोलन को। सभी टीचर और अध्यापक जो भी इस मुहिम में जुड़ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। भगवान उन सबका भला करेगा। और सारे ही टीचर अपने आप से, अंतरात्मा से, ईमानदारी से ही काम कर रहे हैं। जितने राजनेता हैं वो भी इस चीज में सहयोग करें। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इस दर्द को समझते हैं, जो खुद स्टूडेंट रहे हैं और मेहनत करके वो कुछ आगे बढ़े हैं जीवन में, उनसे रिक्वेस्ट है वो साथ दीजिए। जब तक आप अपने घरों में आवाज बुलंद नहीं करेंगे, शायद शासन तक वो आवाज पहुंचेगी नहीं। तो मेरी आपसे फिर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, 25 फरवरी की जो ये मुहिम है बच्चों की, इस मुहिम में सभी बच्चे जुटें और इस चीज का ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, सो दैट ये नंबर 1 ट्रेंडिंग पे पहुंचे।